नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज का मॉडल पेपर 5। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि कांस्य की नृत्य की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिली है? यानी कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिली है? मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, हड़प्पा से या कालीबंगा से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से है जो है कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ पर मिला है? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में, धोलावीरा में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल में जो है बंदरगाह मिला है, जिसे हम पत्तन नगर के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम था? गौतम, सिद्धार्थ, महावीर, गौतमी पुत्र? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ जो है उनका मूल नाम था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या लखनऊ में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा स्थित है। और आपसे पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो वो है सिकंदरा में, जो कि आगरा में ही पड़ता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में या दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या कानपुर में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदरा में, ये जो मैंने अभी आपको बताया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1925 में, 1926 में, 1927 में, 1928 में? तो हमारा इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब पास हुई, तो वो 1927 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अप्रैल 1942 में, जुलाई 1942 में, अगस्त 1942 में या अक्टूबर 1942 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा है, धोलावीरा है, मोहनजोदड़ो है या रोपड़ है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या आलमगीरपुर से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से जो है हड़प्पा में विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? कालीबंगा को, धोलावीरा को, मोहनजोदड़ो को या लोथल को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी? तो लोथल की खोज साल 1954 या 1955 में हुई थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एएसआई के पुरातत्ववेत्ता एस आर राव ने की थी। इसकी खुदाई 13 फरवरी 1955 में से 19 मई 1960 के बीच में हुई थी। यानी कि आपसे पूछा जाए कि लोथल की खोज कब हुई थी, तो खोज 1954 में हुई थी। और उत्खनन कब हुआ था? तो उत्खनन जो है 1955 में हुआ था। और अब आता है हमारा मुंतखाब उल तवारीख किसकी रचना है? तो मुंतखाब उल या अल तवारीख पुस्तक अब्द अल कादिर बदायूनी द्वारा लिखी गई है। यानी कि अब्द अल कादिर और बदायूं के द्वारा लिखी गई है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जात और सवार से आप क्या समझते हैं? तो जात और सवार मुगल कालीन मनसबदारी प्रणाली के दो पद होते थे। जात का मतलब होता था व्यक्तिगत पद या ओहदा, जबकि सवार का मतलब होता था घुड़सवारों की संख्या। जात और सवार किसी व्यक्ति की मुगल प्रशासन में स्थिति को दर्शाते थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हुआ था। इसे भारतीय विद्रोह सिपाही द्वारा या
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो 1857 का विद्रोह जो है 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ और ये विद्रोह जो है इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हुआ था और इसको जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चंपारण सत्याग्रह भारत के इतिहास का एक अहम आंदोलन था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में साल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हुआ था। इस आंदोलन का मकसद किसानों के बीच यूरोपीय बागानों मालिकों के खिलाफ विद्रोह जगाना था। इस आंदोलन में किसानों ने नील की खेती के लिए कम भुगतान और तीन कठिनाइयां प्रणाली की खिलाफ विद्रोह किया था। यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया, जो कि साल 1917 में किया गया था और ये जो है चंपारण जिले में किया गया था, जो कि बिहार में पड़ता है और ये जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हुआ और इसमें का मकसद था किसानों के बीच यूरोपीय बागानों मालिकों और उनके खिलाफ जो है विद्रोह करना। और तीन कटिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 में हिस्से में 20वें हिस्से को जो है नील की खेती के करने के लिए जो होती थी। इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनाए गए अहिंसा और सत्याग्रह के तरीकों का इस्तेमाल भारत में पहली बार किया। इस आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि से नवाजा गया और इस आंदोलन के बाद चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ और इस आंदोलन के तहत या अधिनियम के तहत तीन कठिया प्रणाली खत्म हो गई और किसानों को नील की खेती की कीमत ज्यादा मिलने लगी थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा निम्नलिखित है, जिनमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का आधार चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर है। बौद्ध धर्म में ध्यान पर विशेष बल दिया जाता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण पाने के लिए आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जाता है। बौद्ध धर्म में आचरण के नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है और बौद्ध धर्म में मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का जो आधार जो है चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है और बौद्ध धर्म में जो है ध्यान पर विशेष बल दिया जाता है, यानी कि योगा पर। और बौद्ध धर्म में निर्वाण पाने के लिए आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ता है और इसमें जो है आचरण के नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है और मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर भी बल दिया जाता है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में। आगे आता है कि बौद्ध धर्म में शिक्षा का मकसद सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान हासिल करना नहीं था, बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करना भी था। बौद्धिक धर्म में शिक्षा मठों और विहारों में दी जाती थी। बौद्ध धर्म में शिक्षा के लिए प्रब्रज्ञा संस्कार होता था। बौद्ध धर्म में शिक्षा के लिए अध्ययन काल 20 काल का होता था, यानी कि 20 साल का होता था। और बौद्ध धर्म में पाठ्यक्रम में संस्कृत, व्याकरण, गणित, दर्शन, ज्योतिष, धनुर्विद्या और अन्य कौशल शामिल थे। बौद्ध धर्म में व्यावसायिक शिक्षा के तहत भवन निर्माण, कताई, बुनाई, मूर्तिकला और अन्य कुटीर उद्योगों की शिक्षा दी जाती थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न जो है आपसे 2023-24 दोनों में पूछा गया है जी, इसलिए ये जो है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है आपसे 10 नंबर में पूछा गया है दोनों बार। तो अब आता है विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें अमर नायक प्रणाली में सैन्य कमांडर थे, जिन्हें राय या राजा द्वारा प्रशासन के लिए प्रदेश दिए जाते थे। अमर नायक क्षेत्र के किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर और अन्य बकाया राशि वसूलते थे। कर का मतलब होता है टैक्स। अमर नायक प्रणाली में जो है सैन्य कमांडर थे, जिन्हें राय या राजा द्वारा प्रशासन के लिए प्रदेश दिए जाते थे, यानी कि अलग अलग राज्य दिए जाते थे। और अमरनायक क्षेत्र में जो है किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर और अन्य बकाया राशि वसूली जाती थी। अब आता है राजस्व का कुछ हिस्सा वे अपनी निजी इस्तेमाल के लिए करते थे और बाकी हिस्से से घोड़ों और हाथियों की एक निश्चित संख्या को बनाए रखते थे। राजस्व का कुछ हिस्सा मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था
अमरनायक राजा को साल में एक बार भेंट भेजते थे और अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ उपस्थित होते थे। यानी कि जब वो अमरनायक प्रणाली में जो है राजस्व का कुछ हिस्सा जो है वे अपनी निजी इस्तेमाल के लिए रखते थे और बाकी का हिस्सा जो है वो घोड़ों और हाथियों की संख्या बनाए रखने के लिए रखते थे और कुछ हिस्सा जो है मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। और अमरनायक जो राजा होता था वो साल में एक बार भेंट भेजते थे और अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ उपस्थित होते थे। और अमरनायक विजयनगर के शासकों को एक मजबूत सैन्य बल देते थे। अमरनायक प्रणाली को विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रणाली की कई खासियतें दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी। 17वीं शताब्दी में कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि गांधी इरविन समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो गांधी इरविन समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते के तहत अप्रैल 1930 में शुरू हुए सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया। और इस समझौते के बाद सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया और इस समझौते के तहत समुद्र तटों के आसपास नमक की बिक्री को भी खोल दिया गया था। यानी कि गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ, जो कि महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। और इस समझौते के तहत जो है कुछ शर्तें रखी गई, जिनमें कि जो अप्रैल 1930 में सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह जो चालू किया गया था, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, उसको स्थगित कर दिया गया है, यानी कि रोक दिया गया। और इस समझौते के बाद जो है राजनीतिक बंदियों को भी रिहा कर दिया गया था और इस समझौते के तहत समुद्र तटों के आसपास नमक की बिक्री को भी खोल दिया गया था। और आगे आता है कि इस समझौते के तहत सभी दमनात्मक अध्यादेश वापस ले लिए गए। इस समझौते के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैन हटा दिया गया और इस समझौते के तहत सत्याग्रहियों को जब्त की गई संपत्तियां वापस कर दी गईं और इस समझौते के तहत शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों के आसपास शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति भी दी गई थी। और इस समझौते के बाद भारत में शांति व्यवस्था कायम हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी वापस ले लिया गया। इस समझौते के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंदन में होने वाले 16वें सम्मेलन के दूसरे दौरे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई थी। तो यही जो है गांधी इरविन समझौते की कुछ शर्तें थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के आयाम निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहले हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू की थी और 5 अप्रैल 1930 को दांडी में समुद्र तट पर पहुंचे थे और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो यही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन था। आगे आता है इसके उद्देश्य क्या थे। तो ये जो है आयाम है इसके, यानी कि सबसे पहले था इस आंदोलन का मकसद ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करना और अंग्रेजों के बनाए कानूनों की अवहेलना करना था। तो यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये उद्देश्य था। अब आता है प्रभाव। तो इस आंदोलन ने लोगों में आजादी के लिए लड़ाई करने की प्रेरणा जगाई। विभिन्न वर्गों, जातियों और धर्मों के भारतीयों को एक साथ लाया गया। ब्रिटिश शोषण और भारतीय मांगों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ी। ब्रिटिश राजस्व और नियंत्रण में गिरावट आई। गांधी जी के शांतिपूर्ण विरोध के तरीकों को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाया गया था। तो ये जो है इसके कुछ आयाम हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी के निवासियों के आर्थिक सामाजिक दशा के बारे में विस्तार से बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार और उद्योग पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुशल किसान थे। नदी के किनारे की उपजाऊ मिट्टी में वे कई तरह की फसलें उगाते थे। गेहूं, जौ, मटर, तिल, चावल, खजूर, सरसों और कपास मुख्य फसलें थीं।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन कैसा था, यानी कि वो जो कृषि, पशुपालन, व्यापार और उद्योग पर आधारित थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुशल किसान भी थे। और नदी के किनारे की जो उपजाऊ जमीनें होती थी उस पर जो है वो है साल में कई फसलें भी लेते थे, जैसे कि गेहूं की, जौ की, मटर की, तिल की, चावल की, खजूर की, सरसों की और कपास की। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे मुख्य फसल थी वो थी कपास की थी। और हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य साधन था जीवन जीने का, यानी कि व्यापार का था, आर्थिक साधन। और वे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर पालते थे। सिंधु घाटी के लोग व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। वे पत्थर, धातुओं, सीप और संग का व्यापार करते थे। वे साम्राज्य की सीमाओं से बहुत दूर तक व्यापार करते थे और अन्य सभ्यताओं के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते थे। सिंधु घाटी के लोग कला और शिल्प के क्षेत्र में भी अत्यधिक कुशल थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों को पालते थे। और सिंधु घाटी के लोगों को जो है तांबे का भी ज्ञान था, कांसे का भी ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। और ये प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। और सिंधु घाटी के लोग जो है व्यापार पर ज्यादातर निर्भर थे और वे जो है पत्थर, धातुओं, सीप, शंख और इनका व्यापार करते थे। और वे कपड़ा, कटोरे, कप, फूलदान, तकली, मिट्टी के बर्तन, धातु से बने बर्तन और औजार और हथियार बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन व्यवस्थित और समृद्ध था। अब आते हैं उनके सामाजिक जीवन पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। समाज मात्र सत्तात्मक था। लोगों के बीच मजबूत पारंपरिक संगठन थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो शांति प्रिय थे और उनका समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। यानी कि माता के वंश से चली आ रही परंपरा। और उनका समाज चार भाग वर्गों में बटा हुआ था: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते थे। लोग ऊनी और सूती दोनों तरह के कपड़े पहनते थे। पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहनते थे। मनोरंजन के लिए लोक नृत्य, संगीत, जुआ, शिकार और चौपड़ खेल खेलते थे। और कारीगरों के बच्चों को शिल्पकला का हुनर अपने माता पिता से विरासत में मिलता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घरों में पलंग, कुर्सी, मेज, टेबल और चारपाई जैसी फर्नीचर थी। लोग चटाई और रोकड़ियों का भी इस्तेमाल करते थे। अब आता है अकबरनामा के बारे में विस्तार से बताइए, यानी कि इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये भी जो है आपसे 10 नंबर में पूछा गया है दोनों साल में, 2022 में और 23 में। तो अकबरनामा, जिसे अकबर की पुस्तक भी कहा जाता है, तीसरे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का एक आधिकारिक इतिहास है। इसे अकबर ने स्वयं बनवाया था और अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने इसे लिखा था। और यह फारसी भाषा में लिखा गया और इसमें मुगल सम्राट के जीवन का विस्तृत विवरण दिया गया है। यानी कि अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने की थी और इसमें जो है अकबर के शासनकाल का पूरा विवरण दिया गया है। और अकबरनामा को जो है 3 भागों में बांटा गया था। आगे आता है अकबरनामा पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया। इसके पहले भाग में अकबर के पूर्वजों के बारे में और उनके जीवन के बारे में लिखा गया है। और अकबरनामा के दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के घटनाक्रमों की जानकारी मिलती है। और अगला आता है कि तीसरे भाग में आयन ए अकबरी कहलाता है। और आयन ए अकबरी, जिसमें अकबर के शासनकाल से जुड़े आंकड़े और शासन व्यवस्था से नियम, यानी जुड़े नियमों का वर्णन किया गया है। यानी कि अकबरनामा को जो है 3 भागों में बाँटा गया, जिसके पहले भाग में अकबर के पूर्वजों और उनके जीवन के बारे में पता चलता है। दूसरे भाग में पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में घटनाक्रमों के बारे में। और इसका तीसरा भाग है आयन ए अकबरी, जिसमें अकबर के शासनकाल से जुड़े हुए आंकड़े और शासन व्यवस्था का पता चलता है। तो आयन ए अकबरी मुगल मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। यह फारसी भाषा में लिखा गया। यह अकबरनामा का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है। अकबरनामा के पहले 2 भागों
में अकबर के पूर्वजों और उनके शुरुआती जीवन का वर्णन है। आइन-ए अकबरी में अकबर के शासनकाल यानी कि 1556 से लेकर 1605 की प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। और इसमें अकबर के दरबार, उसके प्रशासन, शासन व्यवस्था से जुड़े नियमों, भूमापन और कर की प्रणालियों का वर्णन है। इसमें हिंदुओं की सामाजिक स्थिति, साहित्यिक गतिविधियां, राजनीतिक विकास, भारत के विदेशी विजेताओं, यात्रियों, मुस्लिम संतों और उनके संप्रदायों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो यही जो है अकबरनामा के बारे में विस्तार से वर्णन है। और आगे आता है, आइन-ए-अकबरी को आधुनिक भारत का पहला गजेटियर कहा जाता है और यह अकबर के शासनकाल का सकारात्मक पक्ष पेश करता है। यह मुगल काल की बारीकियों से अवगत कराता है। यह किसानों का विस्तृत वर्णन है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अकबर की राजपूत एवं धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए। तो अकबर की राजपूत नीति, तो अकबर ने राजपूतों के साथ सद्भाव, मैत्रीय और सहभागों यानी सहयोगों की भावना से प्रेरित रहकर एक नई नीति अपनाई थी। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संधियां की। अकबर ने राजपूत मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। अकबर ने राजपूतों को जागीरें भी दी और अकबर ने राजपूतों को उच्च पद भी दिया। तो ये जो है अकबर की जो है राजपूत नीति थी। आगे आता है कि अकबर के समय राजा भारमल और राजा मानसिंह को बहुत महत्वपूर्ण पद मिले थे। अकबर ने राजपूत राज्यों को के साथ संधि की जिससे मुगल साम्राज्य बहुत मजबूत बना। अकबर की राजपूत नीति से मुगलों और राजपूतों के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे। आगे आता है कि अकबर की धार्मिक नीति, तो अकबर एक उदार और सहिष्णु शासक थे। वह सभी धर्मों को समान मानते थे और किसी भी धर्म को दूसरे धर्म पर हावी नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। अकबर ने कई धार्मिक सुधार किए। उन्होंने हिंदुओं पर लगाया जाने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाह की अनुमति भी दी थी। तो ये जो है अकबर की धार्मिक नीति थी। और अकबर ने धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए कदम उठाए। अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की। यह धर्म विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों का मिश्रण था। अकबर ने सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। अकबर ने लाहौर और आगरा में ईसाइयों के लिए गिरजाघर भी बनवाए थे। और अकबर ने जैन मुनि हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। अकबर ने इबादत खाना बनवाया था जिसे प्रार्थना कक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया ताकि उनके साथ चर्चा की जा सके। यानी कि अकबर जो है सभी धर्मों को समान मानता था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1857 की विद्रोह के सामाजिक, धार्मिक तथा सैनिक कारणों का वर्णन कीजिए। तो 1857 के विद्रोह के सामाजिक एवं धार्मिक कारण निम्नलिखित हैं, जिनमें अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में दखल देना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने जैसे कदम उठाए थे। तो ये जो है इसके सामाजिक और धार्मिक कारण थे। आगे आता है कि अंग्रेजों ने धार्मिक निषक्तता अधिनियम लाकर हिंदू रीति रिवाजों को बदलने की कोशिश की। अंग्रेजों ने मूर्ति पूजा की निंदा और हिंदू देवी देवताओं का उपहास किया। अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धर्मांतरण करने की अनुमति दी और ईसाई धर्म अपनाने वाले को सरकारी नौकरी में छूट और दूसरी सुविधाएं मिलती थी। और इससे भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज सभी को ईसाई बनाना चाहते हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में दखल दिया और उन्हें प्रताड़ित किया। अंग्रेजों ने भारतीयों को यूरोपीय लोगों के साथ घुलने मिलने से रोक दिया। नस्लवाद या नस्लीय भेदभाव के कारण भी भारतीयों में असंतोष फैला था। यानी कि ये भी जो 1857 की क्रांति के सामाजिक और धार्मिक कारण थे। अब आता है 1857 क्रांति के सैनिक कारण। तो अंग्रेज भारतीय सैनिकों को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते थे। अंग्रेज भारतीय सैनिकों को अधिक से अधिक सूबेदार के पद तक ही पदोन्नत करते थे।
पदोन्नति में भेदभाव, असमान वेतन आदि भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेजी सैनिकों की संख्या से बहुत ज़्यादा थी। तो ये भी जो है क्रांति के कुछ प्रमुख कारण हैं। आगे आता है एनफील्ड राइफल पेश की गई थी। इसे लोड करने के लिए सिपाहियों को चिकनाई वाले कारतूसों के सिरों को काटना पड़ता था। सैनिकों में अफवाह फैल गई कि कारतूसों को चिकना करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चर्बी सूअर और गाय की चर्बी का मिश्रण थी। डाकघर अधिनियम पारित निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति भी हो गई थी। इसीलिए जो है सबसे बड़ा जो तत्कालिक कारण माना जाता है वो माना जाता है कि कारतूसों में चर्बी मिलाई जाती है जो कि सूअर और गाय की चर्बी का मिश्रण था, जिससे कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट किया गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र मानते हैं और मुस्लिम धर्म में सूअर को। अब आती हैं हमारी ऐतिहासिक तिथियां। तो सबसे पहले आता है 1757 ईस्वी। तो 1757 ईस्वी में जो है प्लासी का युद्ध हुआ। दूसरा आता है 1764 ईस्वी। तो 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ। आगे आता है 1765 ईस्वी। तो 1765 ईस्वी में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। और अब आगे आता है 1906 ईस्वी। तो 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और अब आता है 1907 ईस्वी। और 1907 ईस्वी में जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। और अब आता है 1915 ईस्वी। 1915 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे। अब आता है 1922 ईस्वी। तो 1922 ईस्वी में जो है चौरी चौरा की घटना हुई थी। अब हमारी अगली सन आती है 1928 ईस्वी। तो 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, या फिर बारडोली सत्याग्रह हुआ था। अब अगला आता है 1940 ईस्वी। तो 1940 ईस्वी में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब अगला आता है 1951 ईस्वी। तो 1951 ईस्वी में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, यानी कि फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले बार 5 ईयर प्लान। अब आते हैं हमारे मानचित्र संबंधी प्रश्न, जिसमें सबसे पहले आता है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अब आता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो वो जो है अजमेर में स्थित है। और दूसरा आता है कि वह स्थान जहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, तो वो जो है सासाराम में स्थित है। अब आता है वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है। तो ताजमहल जो है आगरा में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो अब ये जो है हमारा मॉडल मॉडल पेपर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।